हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं डार्सी-वेईसबर्ग इक्वेशन, और ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप अगर रियल लाइफ भी देखो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी देखो, या फिर आप एग्जाम्स देखो, कि इसके बेसिस पे आप लोग मेजर फ्रिक्शन हेड लॉस, कि आपका कोई भी फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा है तो उसके अंदर कितना एनर्जी लॉस होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो एस्टिमेट करने के लिए हेल्पफुल है। तो लेट अस सी कि ये क्या है। बट इसको शुरू करने से पहले कुछ बैकग्राउंड लेते हैं। मान के चलिए कि आप एक बाइक राइडर है, आप एक बाइक लवर है, और आप ट्रैवल कर रहे हैं सूरत से लेकर के वडोदरा तक। फॉर एग्जांपल, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं और वडोदरा जाके वापस आ रहे हैं विथ योर ऑन योर बाइक ओनली, राइट। अब आपने जब अपना फ्यूल इंडिकेटर देखा तो जब शुरू किया आपने जर्नी सूरत से, तो पहले आपका टैंक फ्यूल का पूरा 100% भरा हुआ था, और जैसे ही आप वडोदरा, आप सूरत वापस पहुंचे वडोदरा जा करके, तो आपका टैंक खाली हुआ होगा, बट ऑब्वियस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सूरत से शुरू किए, मान लो एक लोकेशन से शुरू किए, वडोदरा गए, वापस यहां पर आ गए, तो आप तो वहीं के वहीं आ गए एट द एंड, बट फ्यूल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब फ्यूल के अंदर जो एनर्जी थी इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो मतलब यहां पर तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरा एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो खत्म हो गया ना, बिकॉज मैं तो अभी भी यहीं पे खड़ा हूं सूरत में। मैं गया और आया, मेरा नेट पोजीशन तो सूरत ही है, यहीं पे इसी जगह पे इसी लोकेशन पे रेस्ट में हूं, तो मेरा फ्यूल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय हुआ है क्या? फ्यूल का क्या हुआ है? कैन समबडी टेल मी व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी ऑफ द फ्यूल? फ्यूल खाली हो गया, एनर्जी चली गई, तो गई कहाँ एनर्जी? डिस्ट्रॉय हो गई है। तो आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत साबित हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो ये एनर्जी जो थी वो गई कहाँ? आप क्लोजली देखेंगे, एनर्जी जो थी वो फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो गई। कैसे? आपने गाड़ी शुरू की, अपने सूरत से बड़ौदा में गए, तो आपका पहला फ्रिक्शन तो कौन सा हो गया? रोड और आपका रोड और टायर का। दूसरा फ्रिक्शन कि आपके गाड़ी के मैकेनिकल एलिमेंट्स जो है, गियर है, आपका गियर बॉक्स के अंदर है, चेन स्प्रॉकेट मैकेनिज्म है, उसमें फ्रिक्शन में चला गया। तीसरा कि आपका जो कुछ बची हुई एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट के फॉर्म में बाहर चली गई, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। चौथा, आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक पैड में हीटिंग हुआ, वहां एनर्जी रिलीज हो गई। तो अल्टीमेटली अगर देखो ना, तो कुल मिलाकर के आपकी जो एनर्जी थी सारी की सारी एटमॉस्फेयर में डेसिपेट हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर में अभी भी अवेलेबल है, बट एट लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, खाली उसका ग्रेड चेंज हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर आप गाड़ी जाके वापस आते हो, तो क्योंकि आपका और रोड का कुछ रिलेटिव मोशन था, इसीलिए फ्रिक्शन जनरेट हुआ, और फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो गई। तो क्या यही चीज फ्लूइड में होता है क्या? वेरी मच, और होता ही है। तो मान लीजिए एक पाइप मेरे पास में है, और इस पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। हमने ये देखा है अभी तक के एग्जांपल में, अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड की वेलोसिटी एट द सेंटर इज हाईएस्ट, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते रहेंगे सरफेस की तरफ, आपकी वेलोसिटी कम होती है। इसका मीनिंग कि दो लेयर के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो दो फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा मतलब कि आपकी, और उसका मतलब कि विस्कोसिटी ही है इन द एंड, उसका मतलब कि आपका एनर्जी का लॉस होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जब भी पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हमेशा देखा गया है कि बिकॉज ऑफ दैट आपका फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, और उस फ्रिक्शन को ट्रैक करना बहुत जरूरी है बिफोर इन ऑर्डर टू डिजाइन द पाइपिंग नेटवर्क फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम अगर एक लेयर को पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपकी अलग अलग एडजेसेंट लेयर जो अलग अलग वेलोसिटीज पे है। अगर ये अलग वेलोसिटी पे है, मतलब कि एक तेज भाग रही है, एक धीरे भाग रही है, मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन और आपका फ्रिक्शन है। और यहां पर पाइप का जो लॉस हो रहा है, तो एक फ्रिक्शन तो फ्लूइड के बीच में है, और दूसरा अगर देखेंगे आपका पाइप जो है वो रफर है। अगर जूम करेंगे इसको सरफेस को, तो रफर एरिया है, तो यहां पर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है इन जनरल। तो पाइप फ्लो के अंदर इन जनरल अगर एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है, तो फ्रिक्शन के जो लॉसेस होते हैं उसके दो मेन रीजन है। पहला रीजन है कि बिकॉज ऑफ द फ्लूइड विस्कोसिटी, मतलब कि आप कह रहे हो यहां पर कि जो फ्लूइड का एक दूसरे के साथ में जो लेयर है उसकी अलग अलग वेलोसिटीज है और विस्कोसिटी है, इसके कारण इसकी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है और एनर्जी लॉस हो रही है। और दूसरा है बिकॉज ऑफ दी पाइप सरफेस रफनेस। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एस्टिमेट करने वाले हैं, और ये जो भाई साहब है डार्सी और वेईसबर्ग दोनों मिल करके आपको बता दिया है कि क्या इक्वेशन लगने वाला है अगर आपको फ्रिक्शनल के कारण जो हेड लॉस हो रहा है उसको अगर एस्टिमेट करना है तो क्या करने वाला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, और मुझे इन दो सेक्शन के बीच में, जिसकी लेंथ मेरी L है, मुझे निकालना है कि अगर एक फ्लूइड का पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक ट्रैवल करता है तो कितनी फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस होती है। तो मान के चलिए कि इनके बीच में जो फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है वो है मेरा HF। HF इज द फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है, तो
पहले तो मैं कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 1 सपोज यहाँ पर है, सेक्शन नंबर 2 यहाँ पर है। अब देखिए मैं अगर ओवरऑल देखो ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल मेरी जो एनर्जी है यहाँ पर कितनी थी। हमने बर्नौली भाई साहब को देखा है, बर्नौली क्या कहता था कि एनर्जी, बर्नौली ने कहा था कि एनर्जी एट एनी सेक्शन कैन बी डिफाइंड बाय P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। इन तीनों टर्म्स को आप जोड़ दोगे, टोटल जो मिलेगा वो होगा एनर्जी एट दिस सेक्शन बाय द फ्लूइड ऑफ 1 न्यूटन वेट, ठीक है। और यहां पर फाइंड करनी होगी तो आप कहोगे यही चीज को P2 बाई रो जी सॉरी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, ये आप कर लोगे तो एनर्जी एट दिस सेक्शन मिल जाएगी। अब जब मेरा फ्लूइड यहां से यहां तक ट्रैवल करेगा, और हमने बर्नौली में ये कहा था कि अगर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगाया है कि जो फ्लूइड को एनर्जी दे रहा है, या कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगाया है जो फ्लूइड से एनर्जी ले रहा है, मतलब कि टर्बाइंस, ठीक है, तो उस केस में बर्नौली ने कहा था कि दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अब मेरा सवाल ये है कि मान लो, मैं आपको पूछता हूं, मान लो कि आपकी टोटल एनर्जी जो है वो यहां पर आपकी 100 है, सपोज मैं कोई भी नंबर दे रहा हूं 100, तो यहां पर क्या लगता है आपको एग्जैक्टली 100 होगी, पहला सवाल, या 100 से ज्यादा होगी, मतलब लेट्स से 105 होगी, या फिर 95 होगी, 100 से कम? क्या आपका ख्याल क्या है? ये एनर्जी जो है यहां तक जब फ्लूइड पहुंचेगा तो आपकी 100 रहेगी, उससे कम कि उससे ज्यादा? क्या लगता है? ज्यादा तो आपका ऑप्शन है ही नहीं, एनर्जी बढ़ नहीं सकती ना ऐसे ही कुछ करे बिना। तो सवाल है कि क्या उतनी ही रहेगी? आइडियली आप कहेंगे यस, अगर आप मानते हो कि फ्लूइड मेरा इनविसिड है और फ्रिक्शनल लॉस को निग्लेक्ट करते हो तो। प्रैक्टिकली आप कहेंगे सर उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी तो कम होने ही वाली है। तो 100 थी वो 95 हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 5 जोड़ दूंगा यहाँ पे, जो फ्रिक्शनल लॉस हुआ है वो 5 है, हम कहेंगे कि सर यहाँ से जाने फ्रिक्शन का लॉस हुआ है 5 है, तो कह सकते हो 100 इक्वल्स टू 95 प्लस 5। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करना है तो मुझे यहाँ पर आपका जो हेड लॉस हुआ है HF, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये सर नो। तो ये इक्वेशन हम लोग आगे न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब पाइप में से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कितना लॉस हो रहा है वो जानने के लिए क्या करो? वो जानने के लिए ये भाई साहब ने बहुत ईजी काम कर दिया हम लोगों के लिए। फ्रिक्शनल लॉस, पहले तो मैं कुछ बता दूं कि क्या लगता है आपको इंट्यूटिवली, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा लॉस होगा, यस। तो आप कहेंगे भाई इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा लॉस होगा, ऑब्वियसली उतना ज्यादा फ्रिक्शन भी होगा, तो इसका मतलब कि दिस शुड आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू V। और हम कहेंगे डायमीटर से क्या रेफरेंस होगा? अगर डायमीटर बड़ा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होना चाहिए, बिकॉज ज्यादा स्पेस मिल रहा है फ्लो करने में। तो दिस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, मतलब डायमीटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यस। और कह सकते हो कि सपोज ये आपका टोटल चीजें है, तो डार्सी ने एक फॉर्मूला दिया है जिसको आप यूज करके कह सकते हो कि फ्रिक्शन लॉस कितना होगा। डार्सी ने ये बोला कि HF इक्वल्स टू FLV स्क्वायर बाई 2GD, FLV स्क्वायर बाई 2GD। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है और ये चीज आपने निकाल लिया तो आप आराम से कोई भी पाइप में जब भी विस्कस फ्लो हो रहा है तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक जाने के लिए जो हेड लॉस हो रहा है वो इससे फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन की हर एक टर्म को देखते हैं। देखो आपने बोला हेड लॉस शुड बी प्रोपोर्शनल टू L, तो L आपका ऊपर है, मतलब जितना बड़ा L होगा उतना बड़ा HF होगा। आपने कहा वेलोसिटी ज्यादा होगी तो HF बड़ा होना चाहिए, तो V भी आपका ऊपर है, बट यहाँ पर V का स्क्वायर है, राइट, मतलब ज्यादा है। देन आपने कहा डायमीटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर आपका नीचे है। अब आप देखिए इस चीज क्या है, पहले तो देखते हैं L क्या है। L इज द लेंथ ऑफ पाइप। पाइप की कौन सी लेंथ? कि जिन दो सेक्शन के बीच में आपका हेड लॉस फाइंड करना है उसकी दो सेक्शन के बीच की लेंथ, वो आपकी L है। V क्या है मेरा? V इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एट एनी सेक्शन, मतलब कि ये सेक्शन है मेरा पैराबोलिक प्रोफाइल ऐसा आता है, राइट, आपने देख लिया ऑलरेडी, सेंटर में मैक्सिमम ऊपर 0, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी वो आपकी V है। तो V कैसे मिलेगी? V विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल फ्लो रेट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमेशा याद रहे। देन G इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमें पता है। D क्या है मेरा? D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, डाया ऑफ पाइप। अब एक ही पैरामीटर बचा है, वो है F। F क्या है पता है आपको किसी को? लेट मी ट्राई। F इज नोन एज फ्रिक्शन फैक्टर। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, जो हम लोग अभी तक देख रहे थे ना, कि जरूरी क्यों है यह जानना कि पाइप में लैमिनार फ्लो हो रहा है कि टर्बुलेंट हो रहा है।
और हमने ये भी आगे देखा है कि पाइप का जो फ्रिक्शन लॉस होगा वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का फ्लो इसके अंदर हो रहा है। तो वो कौन सा पैरामीटर है जो इस फॉर्मूला में वो टाइप ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो है आपका एफ। तो एफ की वैल्यू जो है वो टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड करनी चाहिए। मतलब मैं अगर थोड़ा यहां पे विस्तार से बताऊं तो फ्रिक्शन फैक्टर एफ जो है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू जो है वो लैमिनार के लिए अलग, लैमिनार फ्लो के लिए अलग और टर्बुलेंट फ्लो के लिए अलग है। अगर लैमिनार फ्लो है मतलब आपका रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, लेस देन 2000। टर्बुलेंट फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर आपका ग्रेटर देन 4000, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपका लैमिनार फ्लो आता है तो फ्रिक्शन फैक्टर आपका अगर कैलकुलेट करना, फ्रिक्शन फैक्टर विल बी 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर। जो भी आपका रेनॉल्ड्स नंबर आया, सपोज आपका नंबर है 1000, तो 1000 मतलब लैमिनार फ्लो, तो 64 बाई 1000 करेंगे तो आपको फ्रिक्शन फैक्टर मिल जाएगा। अगर आपका है 1500 तो 64 बाई 1500 करेंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर मिल जाएगा। बट अगर टर्बुलेंट मतलब क्या, लैमिनार फ्लो में कह सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर इज ओनली फंक्शन ऑफ, सॉरी, फ्रिक्शन फैक्टर इज ओनली फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, यस। बट अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो उस केस में फ्रिक्शन फैक्टर जो है इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बट ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सरफेस रफनेस, E by D, where E is the roughness और D is diameter of the pipe। तो आपकी पाइप की जो रफनेस होगी यहाँ पे, उस पे भी आपका फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड करेगा। वो क्यों? क्योंकि अगर लैमिनार फ्लो होता तो जो रफनेस वाला पोर्शन पाइप का है उसमें आपका ऑब्वियसली, क्योंकि आपका लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, तो लेयर बाय लेयर फ्लो में कभी भी आपका दूसरा एडजेसेंट लेयर इस रफनेस का मैटर नहीं करता, बिकॉज एक लेयर तो उस रफनेस में ऑलरेडी फिट हो चुका है जब भी लैमिनार फ्लो की बात करते हैं। बट टर्बुलेंट फ्लो क्या है, केओटिक है। केओटिक मतलब बार बार आपकी एडिस बन रही है, आपके मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहे हैं, तो वहां पर पाइप का रफनेस मैटर करेगा। तो जब भी आपका रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होता है, मतलब टर्बुलेंट फ्लो रेजिम आता है, तो उस तरह के फ्लो में आपका फ्रिक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है वो रेनॉल्ड्स नंबर और सरफेस रफनेस पर डिपेंड करेगी। तो अब सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे 64 बाय आर फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे भाई कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट को यूज करना है। और उस चार्ट डायग्राम का नाम है मूडीज डायग्राम। मूडीज डायग्राम, मूडी नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर पे अलग अलग रेफरेंस ऑफ द पाइप में आपका फ्रिक्शन फैक्टर क्या आता है, कैलकुलेट किया, डेटा बनाया, एक ग्राफ दिया जिसका नाम बोला मूडीज चार्ट या मूडीज डायग्राम। और आज भी उस चार्ट को यूज करके लोग फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड करते हैं अगर पाइप में आपका जो फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट है। तो अगर लैमिनार है तो फिर मूडीज चार्ट की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा 64 बाय आर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको मूडीज चार्ट दिखाऊं क्या है तो वो कुछ ऐसा है। ये चार्ट है मूडीज डायग्राम या मूडीज चार्ट। इसमें आप एक्सिस देखोगे तो वर्टिकल एक्सिस में आपको फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू। हॉरिजॉन्टल में आपको दिया हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। और वर्टिक यहाँ पर जो ये जो लाइन्स है आपकी ब्लू कलर की लाइन्स जो दिख रही है वो आपकी अलग अलग किसके लिए है, अलग अलग रिलेटिव रफनेस के लिए है, E बाई डी के लिए है। ठीक है, तो आपको रफनेस पता है एप्सिलॉन, डायमीटर ऑफ डी से डिवाइड कर लोगे तो E बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हर एक लाइन अलग अलग E बाई डी के लिए है। जैसे ये पहली लाइन जो है वो E बाई डी 0.05 के लिए, दूसरी लाइन 0.04 के लिए, ऐसा है। तो आपको अगर फ्रिक्शन फैक्टर निकालना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम अपना E बाई डी क्या है वो निकाल दो। आपकी जो पाइप है उसका रफनेस आपको पता होगा, तो आप एप्सिलॉन 1 और डायमीटर पता होगा D1, तो उसकी वैल्यू निकाल दो तो E बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो पहले E बाई डी लोकेट कर लो, तो आपको अपनी लाइन मिल गई, कौन सी लाइन आपकी है इसमें से। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको ये लाइन मिली है, तो ये लाइन आपकी है, तो आपका E बाई डी सपोज ये है 0.0002 मतलब 2 × 10⁻⁴। ठीक है, अब क्या करना है, अब दूसरा कि आपका जो फ्लो हो रहा है उसका रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड कर लो। आपने किया ही होगा बिकॉज आपको पता है टर्बुलेंट है तभी आप यूज कर रहे हो। टर्बुलेंट है कैसे पता पड़ा होगा? बिकॉज आपका रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ऊपर गया होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू सपोज आपकी है पर्टिकुलर केस में 10⁻⁶, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये वर्टिकल लाइन क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर 10⁻⁶ की लाइन है। तो ये जो लाइन और ये जो लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से अगर आप एक लाइन मार्क करेंगे तो ये जो आपका आएगा ना वो आपका फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू होगी। ये सिलेक्ट कर लो, समझ में आया? अगेन मूडीज चार्ट में पहला काम है E बाई डी निकालो। आपकी लाइन पकड़ लो, आपने लाइन पकड़ लिया, रेनॉल्ड्स नंबर कितना है देखो, वर्टिकल लाइन मार्क करो, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से हॉरिजॉन्टल देखो कौन सी वैल्यू आप फ्रिक्शन फैक्टर की, वो आपकी वैल्यू है। बट ये कब यूज करना है? ओनली व्हेन द फ्लो इनसाइड द पाइप इज टर्ब्यूलेंट, मतलब ग्रेटर देन आपका
4000 की वैल्यू। ठीक है, तो लेट अस समराइज दिस डिस्कशन। एक पाइप अगर है, आपको फाइंड करना है सपोज फ्रिक्शनल हेड लॉस, तो आप यूज करेंगे FL_V²/2GD। बाकी सब पैरामीटर आपको पता है। F की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी आपका फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। अगर लैमिनार होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 64/RE, सीधा फाइंड कर लो। लैमिनार है पता कब पड़ेगा, जब आपका RE लेस देन 2000 है तब। और अगर टर्बुलेंट मतलब आपका RE अगर ग्रेटर देन 4000 है तो आपको मूडीज डायग्राम यूज करना पड़ेगा। मूडीज डायग्राम जहां पर इनपुट क्या लगेंगे आपको E/D एंड रेनॉल्ड्स नंबर के इनपुट चाहिए होंगे, और इसको यूज करके आपको F मिल जाएगा चार्ट से, और वो F आप यूज कर लो। तो इसमें अगर लगा दोगे तो आपको ये फ्रिक्शन हेड लॉस मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कई बार एग्जाम्स में आपको ये भी बोलते हैं कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एग्जाम्पल में आपको अगर फ्रिक्शन फैक्टर दे ही दिया है डायरेक्टली, तो फिर ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो न्यूमेरिकल में अगर सीधा सीधा बोल दिया है कि आपका फ्रिक्शन फैक्टर ये है, तो आपको देखना भी नहीं है कि फ्लो कौन सा है, बिकॉज ऑलरेडी दे दिया है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला उसको FL_V²/2GD। ये सवाल कब उठता है कि जब फ्रिक्शन फैक्टर नहीं दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट। अगर लैमिनार है तो 64/RE F ही होगा आपका। अगर टर्बुलेंट है तो एप्सिलॉन आपको एग्जांपल में दे देंगे, रफनेस देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप मूडीज चार्ट से फाइंड कर पाओगे। तो आपको उसमें एप्सिलॉन भी देना पड़ेगा और मूडीज चार्ट भी देना पड़ेगा एग्जाम्स में। तो इसीलिए जनरली ये ट्रेंड है, एग्जाम्स में भी आपको F की वैल्यू दे देंगे। अगर नहीं देंगे और रफनेस नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर सकते हो कि ये आपका लैमिनार रिजिम में ही होगा। ठीक है, अब यहां पर कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन CF इज रिप्रेजेंटेड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कई बार एग्जांपल में अगर ये आता है F इज द फ्रिक्शन फैक्टर, ये फ्रिक्शन फैक्टर है, दोनों अलग अलग चीजें, फ्रिक्शन फैक्टर अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है। ये नॉन डायमेंशनल नंबर्स है, दोनों ही नॉन डायमेंशनल है, बट इसकी मीनिंग अलग अलग है। तो एग्जाम में अगर आपको CF देते हैं वैल्यू, तो आपको डायरेक्टली F = 4CF यूज कर लेना है। फ्रिक्शन फैक्टर इज ऑलवेज 4 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एग्जाम में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है तो इसको 4 टाइम्स यूज कर लो, आपको F मिल जाएगा, 4 टाइम्स CF। ठीक है, तब भी आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आपका लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। अगर फ्रिक्शन फैक्टर दिया है तो आंख बंद के वो यूज कर लो। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई करके F निकाल लो। अगर दोनों ही नहीं दिया है तो क्या करना है आपको चेक करना है कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। लैमिनार है तो 64/RE आपका F की वैल्यू आएगी। टर्बुलेंट है तो आपको एप्सिलॉन देना पड़ेगा, रफनेस उनको एग्जाम में प्रॉब्लम में एप्सिलॉन, रेनॉल्ड्स नंबर पता है, D पता है, उससे आपको मूडीज चार्ट से F मिल जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया है। हम नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स करेंगे इसको यूज करके, तो पता पड़ेगा कैसे इसको यूज करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।